नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर विधायकों की दूसरी बैठक। सीएम की बैठक से जेएमएम के 4 विधायक गैर हाजिर। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी बैठक में नहीं पहुंची हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव से ईडी ने करीब 9 घंटे पूछताछ की है। तेजस्वी यादव विक्ट्री साइन दिखाते हुए बाहर निकले हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी ने पूछताछ की है। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा 11 ओबीसी को उम्मीदवार बनाया गया है। और राहुल गांधी ने कहा, नीतीश ने दबाव में बीजेपी से समझौता किया है। सामाजिक न्याय के खिलाफ रही बीजेपी से समझौता किया है। राहुल गांधी ने कहा, वो डर गए पर हम नहीं डरने वाले। राहुल गांधी ने कहा। इस सब के बीच में छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में 14 जवान घायल हुए। इलाके में गश्त के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग की। बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार। चुनाव में 16 वोटों के साथ बीजेपी का मेयर बना। गठबंधन को 12 वोट मिले, 8 वोट रद्द हुए। केजरीवाल बोले, बीजेपी ने वोटों की चोरी की। और कल से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद लाइब्रेरी में बीजेपी सांसदों को फिल्म वैक्सीन वॉर दिखाई जाएगी। इस सब के बीच में राज्यसभा के 11 सांसदों का निलंबन रद्द। बजट सत्र से पहले सभापति ने रद्द किया निलंबन। विशेषाधिकार हनन के मामले में निलंबित किए गए थे। इस सब के बीच में पाकिस्तान में पीटीआई की चुनावी रैली के पास धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। क्वेटा के पास सिब्बी में रैली के दौरान धमाका हुआ है। इन सभी खबरों के साथ अब कर्टन रेजर में आपको दिखाना बाकी है कि कौन कौन सी वो खबरें हैं जो इन सब के अलावा सुर्खियों में है। पहली बड़ी खबर जो आज हमारे सामने है, हेमंत सोरेन का विमान दिल्ली में था। वो दिल्ली से रांची कैसे पहुंचा? एक सीएम का ऐसा रहस्य क्यों है? दूसरी खबर, तेजस्वी यादव से ईडी 9 घंटे पूछताछ की। क्या अगला नंबर राबड़ी देवी और उनकी बहन का है? तीसरी खबर, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में आज पुतिन की एंट्री कैसे हो गई? नेहरू इंदिरा के नाम पर नया संग्राम क्यों? चौथी खबर, चंडीगढ़ में इंडिया वालों की पहली हार हुई। 8 के फेर में इंडिया वाले कैसे फंस गए हैं? पांचवी खबर जो हमारे सामने है वो है, राजस्थान में हिजाब पर हंगामा क्यों? अब पूरे प्रदेश में स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाई जाएगी? इन सभी खबरों के साथ अब शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी और हमारी जो कर्टन रेजर नंबर 1 खबर है। ध्यान से देखिएगा, उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जिसके केंद्र में एक राज्य का मुख्यमंत्री है। खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी है, जो 31 घंटे के सस्पेंस के बाद आज रांची पहुंच गए। कल सुबह से आज सुबह तक यह चर्चा होती रही कि हेमंत सोरेन गायब है। एक राज्य का मुख्यमंत्री गायब है। 31 घंटे तक सोरेन का अता पता नहीं था। पुलिस को लगाया गया ढूंढने के लिए। कल सुबह ईडी की टीम उनके शांति निकेतन वाले घर पहुंची तो वहां सोरेन नहीं मिले, ना ही उनका स्टाफ और उनके साथ हमेशा मौजूद रहने वाली सिक्योरिटी का कोई आदमी मिला। लेकिन आज दोपहर अचानक सोरेन रांची पहुंच गए। सबसे पहले वो सीएम आवास पहुंचे, जहां से वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए बापू वाटिका गए। यहां से सोरेन महागठबंधन के विधायकों की बैठक में पहुंचे, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। इसी बैठक में एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। वो तस्वीर थी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की, जो विधायक तो नहीं है लेकिन इस अहम मीटिंग का हिस्सा बनी। रांची में महागठबंधन की दूसरी बैठक शाम 7 बजे शुरू हुई। ये मीटिंग 2 घंटे से चल रही है। हेमंत सोरेन के अचानक गायब होने और फिर 31 घंटे बाद रांची पहुंचने के बीच कई सवाल हैं। पहला सवाल, हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची पहुंचे कैसे? दूसरा सवाल, सोरेन को दिल्ली से रांची छिपकर क्यों जाना पड़ा? तीसरा सवाल, सोरेन अपना चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में छोड़कर क्यों भागे? चौथा सवाल, आज रांची में विधायकों की बैठक में सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन क्यों मौजूद रही? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। लेकिन पहले आपको पहले सवाल का जवाब बताते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची कैसे पहुंचे। करीब 31 घंटे के सस्पेंस, चर्चाओं, अटकलों और सवालों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाटकीय रूप से रांची पहुंचे। पहले वो सीएम आवास गए और फिर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने बापू वाटिका आ गए। सवाल पूछे गए कि आखिर वो 31 घंटे कहां थे? हेमंत सोरेन दिल्ली से अचानक कहां गायब हो गए थे?
आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है? सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं मिला, इसलिए एक मुख्यमंत्री के 31 घंटे तक गायब रहने की चर्चाएं भी नहीं थमी। थोड़ी देर बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव मीडिया के सामने आए। माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। जवाब सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी नहीं दिया। हर किसी के मन में सवाल थे कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची कैसे पहुंचे। हेमंत सोरेन को दिल्ली से रांची छिपकर क्यों जाना पड़ा? अभी जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची कैसे पहुंचे, इसे लेकर टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर दी। सूत्रों के मुताबिक रविवार को ही हेमंत सोरेन को शक हो गया था कि जमीन घोटाले में पूछताछ के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसको लेकर हेमंत सोरेन ने दिल्ली में 2 सीनियर एडवोकेट से मुलाकात भी की। नीतीश कुमार जी की पलटी हुई जब हम बिहार के अंदर आए, अभी हम झारखंड आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी छोड़ी गई है। तो ये सब बीजेपी सरकार भोखलाई हुई है, प्रधानमंत्री भोखलाए हुए हैं, बीजेपी परेशान है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी के बाद रविवार रात को हेमंत सोरेन सड़क के रास्ते रांची के लिए निकल गए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से निकलते वक्त सोरेन ने अपने साथ मौजूद सभी लोगों के फोन भी बंद करवा दिए थे। सोरेन के साथ मौजूद लोगों से रांची पहुंचने तक फोन बंद करने को कहा गया था। ईडी की टीम हेमंत सोरेन को दिल्ली में ही तलाशती रही, लेकिन वो सड़क के रास्ते रांची पहुंच गए। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक करने के बाद हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के घर गए। पिता से आशीर्वाद लिया। एक तरफ हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ बैठक की, दूसरी तरफ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब कर लिया है। पर इस सब के बीच एक सवाल की दिन भर चर्चा होती रही। लोग पूछ रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन का चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में था तो वो सड़क के रास्ते क्यों गए? दिल्ली गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 31 घंटे तक अता पता नहीं था, इसीलिए बीजेपी ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने सोरेन का गुमशुदा वाला पोस्टर जारी किया। पोस्टर पर सबसे ऊपर लिखा था गुमशुदा की तलाश। नीचे नाम और कद की डिटेल लिखी थी। पहने गए कपड़ों का ब्यौरा दिया गया था। इसी के साथ जानकारी देने वाले के लिए 11,000 रुपए के नगद इनाम का ऐलान भी था। छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। पुलिस महकमा है, अगर उन लोगों को भी पता नहीं है कि उनके बारे में, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। जिस वक्त बीजेपी के नेता इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, उसी वक्त हेमंत सोरेन रांची में अवतरित हुए। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस चार्टर्ड प्लेन से सोरेन दिल्ली आए थे, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जनरल एविएशन टर्मिनल पर खड़ा रहा। तो सवाल ये पूछे गए कि सोरेन चार्टर्ड प्लेन से रांची क्यों नहीं गए? सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन ने सोच समझकर ही सड़क के रास्ते जाने का फैसला किया था, क्योंकि अगर वो फ्लाइट पकड़कर जाने की कोशिश करते तो हो सकता था कि उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाए, क्योंकि ईडी हेमंत सोरेन की एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक तलाश कर रही थी। गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन है। आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए, ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना। चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में था। लोगों को लगा कि सोरेन भी दिल्ली में ही है, पर सोरेन ने ये क्यों किया, ये भी समझ लीजिए। दरअसल शनिवार रात सोरेन रांची से दिल्ली के शांति निकेतन वाले घर पहुंचे थे। सोमवार सुबह ईडी की टीम सोरेन के घर पहुंच गई। ईडी के अफसर 15 घंटे तक सोरेन के घर मौजूद रहे। सोरेन के घर से झारखंड भवन तक ईडी के अफसर दौड़ते रहे। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के पहुंचने से पहले ही सोरेन को अंदाजा हो गया था कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए हेमंत सोरेन, उनके स्टाफ और सिक्योरिटी के फोन बंद कर दिए गए और उनके रांची वापसी का रास्ता तलाशा गया।
हेमंत सोरेन की रांची पहुंचने के बाद आज बैठकों का दौर चला। पहले सोरेन के साथ महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। इस मीटिंग में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। कल्पना सोरेन विधायक नहीं है, इसीलिए मीटिंग में उनकी मौजूदगी को लेकर कई सवाल पूछे गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। हेमंत सोरेन इस वक्त इसी की भूमिका बनाने में जुटे हुए हैं। कल्पना सोरेन की इस तस्वीर ने झारखंड में कई सियासी प्रश्न खड़े कर दिए। सवाल ये कि हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा? क्या हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंपेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन अवैध खनन और जमीन घोटाले में बुरी तरह फंस गए हैं। ईडी उन्हें अब तक 10 बार समन कर चुकी है। हेमंत सोरेन के ऑफिस से ईडी को जो ईमेल भेजा गया है उसमें यह कहा गया है कि हेमंत सोरेन खुद 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। अब माना यह जा रहा है कि ईडी इस बार उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी में है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन अभी से विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं। सवाल है कि सोरेन के पास विकल्प क्या हैं? बीजेपी के नेता कई दिन से दावा कर रहे हैं कि सोरेन अपनी गैर मौजूदगी में पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाएंगे। बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपनी पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। इस तरह की बातें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि साल के पहले दिन ही अचानक गांडेय विधानसभा सीट से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गईं कि गांडेय से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना चुनाव लड़ सकती हैं, ताकि हेमंत सोरेन के पद छोड़ने की सूरत में उनका सीएम बनने का रास्ता साफ हो सके। झारखंड के बगल में बिहार है और ईडी के नाम पर 2 दिन से सियासी संग्राम यहां भी चढ़ा। कल पटना में ईडी ने लालू यादव से लंबी पूछताछ की। आज तेजस्वी से 9 घंटे लंबी पूछताछ हुई। तेजस्वी रात 8 बजे पटना में ईडी दफ्तर से बाहर आए। इस दौरान ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद सुरक्षाकर्मी उनके साथ सेल्फी लेते दिखे। वो जब गेट से बाहर निकले तो यहां कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम था। तेजस्वी थोड़ी देर पैदल चले, फिर गाड़ी में सवार होकर कार्यकर्ताओं की ओर हाथ हिलाया। इसके बाद विक्ट्री साइन दिखाया, हाथ घुमाकर समर्थकों का जोश बढ़ाया। समर्थकों की भीड़ ने तेजस्वी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। हमारे सहयोगी रूपेश कुमार उस वक्त वहीं मौजूद थे। उनकी आंखें देखी। सूत्रों के अनुसार 50 से ज्यादा सवालों की फेहरिस्त लेकर ईडी के अधिकारी बैठे थे। ईडी के 3 अधिकारियों ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की। हालांकि इस दौरान तेजस्वी यादव को एक ब्रेक लेने का भी ऑफर दिया गया और ईडी ने उन्हें लंच का भी ऑफर दिया, लेकिन मीसा भारती अपने घर से तेजस्वी यादव के लिए लंच लेकर आई थी और तेजस्वी यादव घर से आया हुआ लंच ही किया। लेकिन सबसे अहम यह है कि तेजस्वी यादव 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब बाहर निकले तो समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पूरे दिन समर्थकों का हुजूम जमा था। उनके समर्थन में उनका हौसला अफजाई करने के लिए उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी कुछ देर के लिए आए थे और लंच लेकर मीसा भारती आई थी, जो तेजस्वी यादव को लेकर ही गई। लेकिन तेजस्वी यादव जब इस ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों को विक्ट्री का साइन दिखाकर बार बार विक्ट्री का साइन दिखाया और हाथ को घुमाकर तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों का हौसला भी बढ़ाया। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। ईडी का दावा है कि लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव भी जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में शामिल है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार किया है तो सजा मिलनी चाहिए, जबकि आरजेडी इस पूछताछ को ही केंद्र सरकार का सियासी हथकंडा बता रही। तेजस्वी के नाम पर पटना में दिन भर कैसे सियासत गरमाती रही, कैसे आज भी इमोशनल कार्ड आरजेडी ने चला। ग्राउंड रिपोर्ट। विकास की छवि आरजेडी के तेजस्वी। सुबह ये पोस्टर तेजस्वी के घर के बाहर देखा और समय का फेर देखिए, वही तेजस्वी सुबह 11 बजे जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी दफ्तर जाकर हाजिरी लगाते दिखे। ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस दौरान ईडी और बिहार पुलिस दोनों का आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी से सामना हुआ।
एकदम रात जितना बजे तक ये ईडी जितना बजे तक रखेगा उतना बजे तक आरजेडी का कार्यकर्ता यहीं रहेगा। पटना में 2 दिन में ये लगातार दूसरी बार है जब ईडी दफ्तर के बाहर ऐसा सियासी माहौल देखने को मिला, जब आरजेडी को शक्ति प्रदर्शन का भरपूर मौका मिला। कल लालू प्रसाद यादव जी से 10 घंटे की लंबी पूछताछ हुई है और आज तेजस्वी यादव ही पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। उसको पूछताछ नहीं कहते हैं, आप लोग सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए, उसको प्रताड़ना कहते हैं, उत्पीड़न कहते हैं, और जनता सब देख रही है। आपको सोमवार की तस्वीरें ध्यान होंगी, तब लालू यादव जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी के सवालों का सामना करने के लिए ईडी के इसी दफ्तर में पहुंचे थे। आज उनके लाल तेजस्वी की बारी थी। मीसा भारती और मनोज झा जैसे नेता कल यहां लालू के लिए डटे थे, आज वो तेजस्वी के लिए घंटों जमे रहे। हमारे पिताजी को, बीमार इंसान को और उनकी उम्र का भी ध्यान इन लोगों ने नहीं रखा। तो ये तो नौजवान है, युवा है, तो इसको देखिए कितने लंबी समय तक के लिए पूछताछ के लिए रखते हैं। कल लालू के लिए बेटी मीसा भारती ने पास के मंदिर में जाकर पूजा की थी, बीमार पिता के लिए दवा पानी का इंतजाम किया था। आरजेडी का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ ईडी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है, जबकि बीजेपी का पलटवार है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो ईडी से डर क्यों लग रहा है। बीजेपी पर यह गलत आरोप है। कल श्रीमान लालू जी से पूछताछ ईडी की, आज तेजस्वी जी से हो रहा है, तो ईडी कहाँ जाती है? जहाँ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, कानून को जहाँ ताक पे रख दिया जाता है। इस वार पलटवार के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक्स हैंडल पर एक पोस्ट आज फिर चर्चा में आया। उन्होंने कल पिता के समर्थन में चुनौती दी थी, आज भाई के लिए फिल्मी डायलॉग लिखा, तेजस्वी झुकेगा नहीं। हार का डर सता रहा है भाजपा को, इसलिए ईडी के बल पर डरा रहा है तेजस्वी को, तेजस्वी नहीं झुकेगा। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी के रेडार पर लालू परिवार है। परिवार में पूछताछ का दायरा आगे बढ़ सकता है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कल लालू यादव से 10 घंटे पूछताछ हुई थी, उनसे 50 सवाल पूछे गए थे। आज तेजस्वी यादव से 9 घंटे तक पूछताछ हुई है, उनसे भी करीब 50 सवाल पूछे गए। पूछताछ के लिए अगला नंबर राबड़ी देवी का भी हो सकता है। लालू यादव की 5वीं बेटी हेमा यादव से भी पूछताछ मुमकिन है। कल ही ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें उनका नाम सामने आया। ये हेमा यादव है, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की तरह लालू यादव की एक और बेटी। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ की आंच इन तक भी आ सकती है, क्योंकि ईडी ने एक दिन पहले ये प्रेस रिलीज जारी की है और इसमें जानकारी दी है कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी की गौशाला के एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक एक व्यक्ति से संपत्ति हासिल की थी, जिसे बाद में इसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर किया गया था। ईडी की इस प्रेस रिलीज में राबड़ी देवी की गौशाला के जिस पूर्व कर्मचारी का जिक्र किया गया है उसका नाम हृदयानंद चौधरी है। एजेंसी ने जनवरी के शुरू में इस केस को लेकर जो आरोप पत्र दायर किया, उस आरोप पत्र में भी इस व्यक्ति का जिक्र करते हुए राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव, इन सभी को जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोपी बनाया गया था। आरोप पत्र में ईडी ने लालू परिवार के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल, घोटाले के कथित लाभार्थी और पूर्व गौशाला कर्मचारी के अलावा 2 कंपनी एके इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को भी उनके साझा निदेशक शारिकुल बारी के माध्यम से नामजद किया था। ईडी के आरोप के मुताबिक ये शेल कंपनियां थी जिन्हें लालू परिवार के सदस्यों के लिए अपराध की आय प्राप्त हुई थी। दिल्ली की विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते ही इस आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है और पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोपियों को 9 फरवरी तक कोर्ट के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया है। वैसे हेमा यादव के बारे में यह दिलचस्प जानकारी कम लोगों को होगी कि उनका ये नाम कैसे पड़ा। करीब 6 साल पहले लालू यादव एक कार्यक्रम में हेमा मालिनी से मिले थे। वहां उन्होंने हेमा मालिनी को बताया था कि वो उनसे इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी एक बेटी का नाम हेमा रख दिया। ईडी के एक्शन के बाद खबर देश की राजनीति के पुतिन कनेक्शन की। ठीक सुना आपने, पुतिन कनेक्शन की। चुनावी साल है, ऐसे में नेता वोटरों के बीच
मैसेजिंग के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। बयान के बाद राजनीति के केंद्र में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहले गृह मंत्री सरदार पटेल हैं, पट्टाभी सीतारामैया जो आजादी मिलने के बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। इसके अलावा राजीव गांधी, प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तक का जिक्र हो रहा है। आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान सुनाते हैं जिस पर राजनीति ने इतिहास के सियासी किरदारों को चर्चा में ला दिया। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे हैं आप। परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का, डराना धमकाना। उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। अब या तो कांग्रेस खुद गठबंधन में टूट से डर गई है या फिर वोटरों को बेवजह डरा रही है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सरहदें भी लांघ गए। उन्होंने भारतीय राजनीति में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एंट्री करा दी। कहा कि देश में पुतिन वाला सिस्टम लागू कराने की तैयारी। पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव। उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना लेंगे। खड़गे ने अपने दोनों बयानों में जिन शब्दों पर जोर देकर मोदी सरकार पर आरोप लगाया, उनमें तानाशाही, डराना, धमकाना, संविधान, डेमोक्रेसी, वोट, रूस, पुतिन और ताकत शामिल। खड़गे मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं, देश में लोकतंत्र खत्म होने का डर दिखा रहे हैं। अब बीजेपी ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। पार्टी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे को इतिहास का स्मरण करा दिया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने साल 1946 की एक घटना का जिक्र किया। एक कहानी के माध्यम से कांग्रेस को लोकतंत्र का आईना दिखा दिया। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाकर पहले प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 16 कांग्रेस कमेटियों में से एक ने पट्टाभी सीतारमैया को और एक ने कृपलानी जी को वोट दिया था, और बाकी सारे के सारे वोट सरदार पटेल को मिले थे और 0 वोट जवाहरलाल नेहरू को मिले थे। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया। कहा कि वो भी चुनी हुई प्रधानमंत्री नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में उन्हें गूंगी गुड़िया के तौर पर चुना गया था। इंदिरा गांधी जी क्या चुन के आई पहली बार? नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में आई। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का चुन के आए? नहीं, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए। इंदिरा, राजीव गांधी से होते हुए सुधांशु त्रिवेदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक आ गए। उनसे जुड़ा एक किस्सा भी मीडिया के सामने जाहिर कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनको कोट कर रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन करते समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। देश के प्रधानमंत्रियों की क्रोनोलॉजी समझाते हुए सुधांशु त्रिवेदी वर्तमान राजनीति पर आए। कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी ही चुनकर आए हैं।
सुधांशु त्रिवेदी ने इंदिरा सरकार के आपातकाल के बहाने भी कांग्रेस को घेरा। कहा कि तत्कालीन निरंकुश सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का काम किया। सुधांशु त्रिवेदी ने इंदिरा गांधी की एक ऑडियो क्लिप भी मीडिया में सुनाई। ऑडियो क्लिप के जरिए न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश का आरोप लगाया। Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? ये किसकी आवाज है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। और ये किस विचार से प्रेरित है, ये भी मैं बताना चाहता हूं। जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं हिटलर एड्रेस्ड रीचस्टैग ऑन 26 अप्रैल 1942। और इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया था कमिटेड जुडिशरी की बात, और यह कहा गया था कि जजेस को हमारी विचारधारा के अनुरूप चलना होगा। कांग्रेस बीजेपी के बीच तानाशाही के आरोपों पर वार पलटवार जारी है। कांग्रेस के सहयोगी दलों आरजेडी और शिवसेना उद्धव गुट ने खड़गे के बयान का समर्थन किया है। लोकतंत्र के खात्मे का संकेत कई स्तरों पर मिल रहा, और मैं जाहिर तौर पर मुझे पता भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल है या पुतिन का मॉडल। आपका जुगाड़ जो है बहुमत का आप करना चाहते हो, लेकिन नहीं होगा। आप हारने जा रहे हो, आपको राम भी नहीं बचा रहा है। अब अगली खबर, कल हमने इसी शो में आपको दिखाया था कि क्या ममता बनर्जी और नीतीश के रास्ते पर चलते हुए 13 फरवरी को अखिलेश भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को छोड़कर अलग राह पकड़ लेंगे। हमने आपको इसकी वजह भी बताई थी। और आज शाम समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची का ऐलान करके सबको चौंका दिया, जिसमें अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समेत 16 नाम हैं। पार्टी की तरफ से ये नेता उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। हालांकि अभी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन प्रत्याशियों का एक तरफा ऐलान होना शुरू हो चुका है। लिस्ट चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। आइए आपको कुछ बड़े नामों के बारे में बताते हैं। समाजवादी पार्टी की सूची में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से उतारा गया है। मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी से वो मौजूदा सांसद हैं। धर्मेंद्र यादव को बदायूं से मैदान में उतारा गया है। वो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। ये भी अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं। संभल से पार्टी ने शफीकुर रहमान पर एक बार फिर दाव खेला है, जो अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहते हैं। रविदास मेहरोत्रा लखनऊ और अनु टंडन उन्नाव से उम्मीदवार होंगे। गोरखपुर से भोजपुरी स्टार काजल निषाद पर पार्टी ने दांव खेला है। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार तय करने में जाति समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा है। इसे समझने के लिए आइए रिपोर्ट देखें। सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठकों के दौर के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया। इसमें अखिलेश यादव के परिवार से डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव यानी 3 नेताओं को जगह दी गई है। उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में जाति समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन और 1 खत्री उम्मीदवार शामिल है। लिस्ट को अगर गौर से देखें तो फैजाबाद लोकसभा सीट जो सामान्य कोटे में आती है, वहां से पार्टी ने दलित वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिया है। एटा और फर्रुखाबाद में पहली बार यादव की जगह शाक्य बिरादरी के नेताओं को मैदान में उतारा गया है। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने भोजपुरी फिल्मों की स्टार काजल निषाद पर दांव खेला है, जहां से अभी बीजेपी के रवि किशन सांसद हैं। समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी कहा था कि उन सीटों पर जिस पे जो जीतने लायक होगा उसको टिकट मिलेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सूची ऐसे समय जारी की गई है जब महागठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अभी हाल में गठबंधन का ऐलान किया था। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की एक तरफा घोषणा की है, जिससे कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 20 सीटें चाहती है। सीटों का ये पेच अब तक नहीं सुलझा है। गठबंधन को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है।
ये लिस्ट ऐसे वक्त में जारी की गई है जब अगले महीने राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश आने वाली है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके साफ मैसेजिंग कर दी कि सहयोगी दल सीटों का मामला जल्दी सुलझाएं ताकि टिकट बंटवारे पर और देरी ना हो। यूपी में ड्राइविंग सीट पर समाजवादी पार्टी रहेगी और उसके मुस्सी के मुताबिक सीट बटेंगी। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टी है जिसने उम्मीदवार घोषित किए। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना एक उम्मीदवार घोषित किया। अगली खबर इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच मचे घमासान पर ही है। आज चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए हुए चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया। इंडिया गठबंधन के लिए पहली अग्नि परीक्षा माने जा रहे इस चुनाव में बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी जीत गई, जबकि नंबर गेम पक्ष में होने के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का गेम बिगड़ गया। आपके मन में सवाल होगा कि जब सारे समीकरण इंडिया के फेवर में थे तो नतीजे उल्टे कैसे आए। इसके लिए आपको वोटों का गणित देखना चाहिए। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं। चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर के वोट डालने से मतदाताओं की संख्या 36 हो गई। बहुमत का आंकड़ा 19 का बनता है। सदन में आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के पास अपने सांसद को मिलाकर संख्या बल 15 का है। अकाली दल के एक पार्षद ने बीजेपी का साथ दिया। इसी तरह बीजेपी के पक्ष में 16 वोट पड़े, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 20 वोट मिले, लेकिन 20 में से 8 वोट रद्द हो गए, जिससे उनका आंकड़ा घटकर 12 हो गया। इन्हीं 8 वोट के फेर में इंडिया अलायंस जीती हुई बाजी हार गया। अब पूरी लड़ाई भी इसी 8 नंबर के इर्द गिर्द चल रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। चंडीगढ़ नगर निगम में जैसे ही बीजेपी की जीत का ऐलान हुआ, कुर्सी पर नए मेयर मनोज सोनकर तुरंत पदासीन हुए। आप सभी उनके पीछे बीजेपी के पार्षद विक्ट्री का साइन दिखाने लगे। सांसद किरण खेर बधाई देने पहुंची तो मनोज सोनकर ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। लेकिन इस जीत से सदन में हंगामा खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद कुर्सी तक पहुंच गए और बैलेट पेपर देने की मांग करने लगे। काउंटिंग के बाद उनके 8 वोट अवैध करार दिए गए, जिससे वो भड़के हुए थे। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी ने वोटों की गिनती के दौरान 8 मतपत्रों से छेड़छाड़ की और इस पर जानबूझकर निशान लगाए ताकि वो मतपत्र रद्द हो जाए। 8 वोट कैंसिल हुए हैं और टेक्निकल ग्राउंड पर ये वोट्स कैंसिल किए गए हैं, लेकिन वो टेक्निकल ग्राउंड क्या है ये अब तक सामने नहीं आया। इसी वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी है। जो गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार हैं कुलदीप सिंह, उन्होंने याचिका लगा दी है जिस पर कल सुनवाई होगी। नतीजे का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने सदन का बहिष्कार कर दिया और धरने पर बैठ गए। हार की वजह से आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें मेयर पद के प्रत्याशी कुलदीप सिंह दिलासा देते दिखे, लेकिन बाद में वो भी फूट फूट कर रो पड़े। सरियाम वो टिक मार कर रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बताए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने टिक मार किया। हाँ, तो वो रिकॉर्डिंग में आ रखा है, वो सरियाम दिख रहा है स्क्रीन पे। जानबूझ के साड़ी पर जो वोट्स थी और रिजेक्ट करेंगे। उधर जीत से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। नए मेयर मनोज सोनकर को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। टीवी 9 से मनोज सोनकर ने कहा कि चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है। इनका हर बार का यही काम होता है कि भाजपा के ऊपर आरोप लगाने, अपनी गलतियों को थोपना भाजपा के ऊपर, गलत इनकी पार्टियों के लोग करें, थोपे वो भाजपा के ऊपर। चंडीगढ़ नगर निगम के नतीजे के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। आम आदमी पार्टी ने पीठासीन अधिकारी के काम पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि जब वोटों की गिनती होती है तो तमाम पार्टी के चुनाव एजेंट काउंटिंग टेबल पर खड़े होकर गिनती कराते हैं, लेकिन इस बार टेबल के पास भी नहीं आने दिया गया। दिन भर इस मुद्दे पर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक खूब बयानबाजी। इस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में। आज
हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। 8 वोटें पहली बार, यानी कि 25% से ज्यादा वोटें रिजेक्ट हुई हैं इनवैलिड होके। आज तक जहां बिल्कुल अनपढ़ लोग भी वोट डालते हैं, वहां भी ये कभी नहीं होता। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो? राघव चड्ढा जी अपने लोगों को बात करें कि उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया, क्यों गलत किया, ये तो उनकी बात है। जो जीत गए हैं वो पार्षदों के वोट से जीते। और अब खबर राजस्थान की, जहां हिजाब विवाद की एंट्री हो गई और स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर आपत्ति जताने के बाद विरोध प्रदर्शन। खासतौर से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान के बाद पूरे राजस्थान में इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया, लेकिन हंगामा और विरोध प्रदर्शन की चौंकाने वाली तस्वीर जयपुर से आई है। इसीलिए हम इस खबर की शुरुआत भी उन्हीं तस्वीरों से कर रहे हैं, जब बुर्के और हिजाब में मुस्लिम छात्राएं सड़क पर उतर गईं और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इस घटना के बाद राजस्थान में हालात तेजी से बदले। खबर आ रही है कि राजस्थान के स्कूलों में हिजाब को बैन करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हिजाब इतना बड़ा मुद्दा बन गया। ऐसा क्या हो गया कि स्कूलों में ड्रेस कोड पर अब हिंदू मुसलमान होने लगा। जोरदार हंगामा और तीखी बहस वाली इस खबर की शुरुआत आज से 4 दिन पहले 26 जनवरी को हुई थी, जब जयपुर में एक सरकारी स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम में हवा महल से बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिजाब पहनी बच्चियों पर सवाल उठाए। पहले आप सुनिए 26 जनवरी को कार्यक्रम में क्या हुआ था, उसके बाद आगे की पूरी खबर। अरे साहब, यहाँ तो आपने कर रखा है माहौल से आप बल्कि माहौल खराब कर रहे हो, चेंज करो। क्या कर रखा है, पैक करा रखा है। अब आप समझिए कि जयपुर में हिजाब विवाद का पूरा मामला क्या है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य गंगाफूल इलाके के सरकारी स्कूल में गए, जहां वो चीफ गेस्ट थे। स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहने देखकर विधायक ने आपत्ति जताई और बाल मुकुंद आचार्य ने स्कूल की प्रिंसिपल को डांट भी लगाई। प्रिंसिपल से कहा कि छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोकें। विधायक ने भारत माता, सरस्वती माता की जय के नारे भी लगाए। बाल मुकुंद आचार्य ने बच्चों के साथ जय श्री राम के भी नारे लगवाए और ड्रेस कोड का पालन करने की बात कही, जिससे वहां मौजूद मुस्लिम छात्राएं नाराज हो गईं। अब विधायक के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग तेज की जा रही। हालांकि बाल मुकुंद आचार्य का अपना तर्क है। उनका ड्रेस कोड है ना, जब बहुसंख्यक समाज की बच्चियां ड्रेस में आती है तो फिर कुछ बच्चियों को या आधी बच्चियों को इस प्रकार के ड्रेस में आने का, गुरके में, पूरे में, छोटी छोटी बच्चियां गुरके में हैं, हिजाब में हैं, उनका अपना वो है, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन स्कूल में तो स्कूल के कायदे से आना पड़ेगा ना साहब। हिजाब विवाद पर अब पूरे राजस्थान में सियासत हो रही है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बाल मुकुंद का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस हिजाब के समर्थन में उतर आई है। अब कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसा एग्जाम्पल पहले कभी नहीं हुआ और बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। सरस्वती माता की कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है, मना किया है क्या? विद्यालयों का ड्रेस कोड होता है, जो विद्यार्थी होगा उन सबको
ड्रेस कोड मानना पड़ेगा और जैसी ड्रेस सरकार ने तय की हुई है उसको पहनना पड़ेगा। जैसे कि कर्नाटक में भी ये मुद्दा उठा था और कई मुस्लिम कंट्रीज की बात उस समय मीडिया में आई थी कि वहाँ हिजाब प्रतिबंधित है, तो सरकार को ये प्रतिबंध कर देना चाहिए। इन्हें नमाज कबूल नहीं है, इन्हें हिजाब कबूल नहीं है, इन्हें अजान कबूल नहीं है, मस्जिद कबूल नहीं है, मदरसे कबूल नहीं है। आखिर चाहते क्या हैं? अब जब सरकारी स्कूल में मुस्लिम छात्रों के हिजाब पर सवाल उठ रहे हैं तो राजस्थान की भजनलाल सरकार भी एक्टिव हो गई है। राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दूसरे राज्यों में हिजाब बैन पर स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है और राजस्थान में इसके प्रभावों को लेकर भी रिपोर्ट मांगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ड्रेस कोड लागू करने के लिए अधिकारियों को सख्ती से कहा गया है। राजस्थान में इस वक्त सरकारी प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग ड्रेस कोड है। छात्र और छात्राओं को तय यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना होता है। कई प्राइवेट स्कूलों ने हफ्ते में 2 तरह की यूनिफॉर्म तय कर रखी है। कुछ स्कूल एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म की छूट भी देते हैं। जहां तक बात सरकारी स्कूलों की है तो प्रदेश भर में एक ही तरह की यूनिफॉर्म है, इसमें हिजाब नहीं है। हालांकि मदरसों में पढ़ने वाली छात्राएं हिजाब पहनकर जाती हैं। कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में अलग से ड्रेस कोड है। सिख स्टूडेंट्स को पगड़ी पहनकर आने की छूट दी जाती है। सबसे अलग अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटे से आजादी की नई जंग छिड़ गई है और चुन चुनकर पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलोच के माच इलाके में पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। बीएलए ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मारने का दावा किया और उनके शवों को अपने कब्जे में कर रखा। ये पाकिस्तान से आजादी की जंग है। ये पाकिस्तान के जुल्म सितम से परेशान उस आर्मी की लड़ाई है जिसने कसम खा ली है कि वो पाकिस्तानी फौज के जुल्म और बर्दाश्त नहीं करेगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन हमलों की शुरुआत सोमवार रात 9 बजे से की। इस वीडियो को देखिए। इसमें पाकिस्तानी फौज के आधा दर्जन से ज्यादा जवान अपनी पोस्ट के पास से गुजर रहे थे। तभी बीएलए ने रॉकेट से जोरदार प्रहार किया। इसके बाद ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों से पूरा इलाका दहल गया। यहां देखिए, बलोच लिबरेशन आर्मी ने चुन चुनकर पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट और गाड़ियों को निशाना बनाया। कई गाड़ियों में आग लगा दी। ये कोलपुर होटल के बाहर का वीडियो है। यहां भी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही कई दुकानों में भी आग लगा दी गई। आज शहर के कई इलाकों में रात भर फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनाई दी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने रात को एक साथ 15 रॉकेट दागे। सिर्फ माच शहर में पाक फौज के कई ठिकानों पर हमले किए। जेल परिसर और रेलवे स्टेशन पर भी कब्जे की खबर है। बीएलए ने इस ऑपरेशन को दाराए बोलन नाम दिया है। ये वीडियो भी माच शहर से आया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को बंधक भी बना लिया है। और अब से कुछ घंटे पहले बलूचिस्तान एक और धमाके से दहल गया। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव से पहले चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बलूचिस्तान के सीबी शहर में जिन्ना रोड पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों की बाइक रैली निकल रही थी। तभी एक जबरदस्त धमाका हो गया। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 बुरी तरह जख्मी हो गए। और अब एक ऐसी खबर जो विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आपके सोचते ही लैपटॉप का कीबोर्ड चलने लगेगा। सोचते ही हाथ में फोन उठाए बिना कॉल लग जाएगा। बिना फोन लिए फोन से मनचाहा ऑर्डर हो जाएगा। यही नहीं, आपके ऐसे दर्जनों काम आसानी से और चुटकियों में खुद ब खुद हो जाएंगे। सवाल है कि ऐसा होगा कैसे। खबर आई है कि स्टारलिंक यानी इलॉन मस्क की कंपनी और टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिपसेट को इम्प्लांट कर दिया। इसकी जानकारी खुद मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी है। मस्क का दावा है कि पेशेंट अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है और शुरुआती रिजल्ट आशाजनक है। ये डिवाइस एक छोटे सिक्के के आकार की है जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। मतलब यह कि इंसानी दिमाग से अब कंप्यूटर और फोन कंट्रोल हो सकता है।
फोन चलाने के लिए उंगलियां चलानी पड़ती हैं, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कंप्यूटर चलाने के लिए हाथ चलाना पड़ता है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, पैरालिसिस का मरीज भी चल फिर सकेगा और दृष्टिहीन देख पाएंगे। ये है न्यूरालिंक की चिप, जिसे पशुओं के दिमाग में इम्प्लांट करके परीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं। अब इसे इंसानी दिमाग में सर्जरी करके फिट किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंसान बिना किसी डिवाइस को छुए सिर्फ सोचकर कंप्यूटर को कमांड देने लगेगा, क्योंकि न्यूरालिंक ने ह्यूमन बॉडी कमांड कनेक्टेड चिप बनाई है। इस चिप के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार हुआ है। सॉफ्टवेयर अल्ट्रा हाई बैंड विद ब्रेन मशीन इंटरफेस है, जिसे चिप लगा दिमाग कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा। इंसान के दिमाग में इस चिप को फिट करने का काम एक रोबोट के जरिए हुआ है और दावा यह है कि यह तकनीक करीब 25 साल में फुल ब्रेन इंटरफेस के रूप में विकसित हो जाएगी। इस तकनीक को बनाने का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों पर हावी होने से रोकना होगा। लेकिन न्यूरालिंक ने बताया है कि शुरुआती स्टेज में उनका लक्ष्य कंप्यूटर कर्सर और कीबोर्ड को कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल कमांड सीधे दिमाग में फिट की गई चिपसेट से मिलेगी। इसके बाद कर्सर मूव करना शुरू करेगा और कीबोर्ड से टाइपिंग होगी। उदाहरण के तौर पर समझें तो पैरालिसिस पीड़ित ब्रेन में लगी चिप के बाद वो सिर्फ सोचकर माउस का कर्सर चला सकेंगे। हालांकि इलॉन मस्क का मानना है कि इस तकनीक से कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का इलाज होगा, यहाँ तक कि बिना आंख वाले शख्स को भी विजुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी। So for the first two applications we're going to aim for in humans are restoring vision, and I think this is like notable in that even if someone has